हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, अगर आज की भी डेट को अगर काउंट करेंगे, आज का ये जो डेट है 25 जुलाई है, तो आपके पास 29 दिनों का समय लगभग बचा है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस 29 दिनों का एक स्ट्रेटजी और प्लान बना के रखिएगा और उसी बेस पे आप अपनी तैयारी रखिएगा। अगर कोई भी काम दोस्तों प्लान से किया जाता है तो उस काम को करने में बहुत ही सरलता जो है वो होती है। आइए हम लोग जो ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ये प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसको हम लोग बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए बहुत ही कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, साथ ही एक जानकारी ये भी है कि बहुत ही जल्द आपको प्लेटफॉर्म रुक्मणी का 5 ऑप्शन वाला जो हमने कहा था उसका भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आज शाम से या कल से वो भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ये 29 दिनों में ये जो एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट जितने भी हुए हैं और बाकी 2-4 ही बचे, मतलब 4 प्रैक्टिस सेट अभी इसमें बचे हैं, तो उसको भी करके जल्द से जल्द उसको ख़त्म करेंगे और रुक्मणी प्लेटफॉर्म का शुरू करेंगे। और जितने प्रैक्टिस सेट दोस्तों उसमें हो पाएंगे, अगर आपने इन सारे प्रैक्टिस सेट को थोड़ा भी ध्यान दे के कर लिया तो दोस्तों बहुत ही सरलता एग्जाम में और लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों बिहार का स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट है वो रुक्मणी प्लेटफॉर्म का होता है। मैंने उसके बारे में देखा, उसको जाना बहुत अच्छे से ही, काफ़ी समय से उसके कई प्रैक्टिस पेपर भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि कैसे बहुत जल्द लेटेस्ट पैटर्न वाला मेरे पास आए। मैंने ऑर्डर किया था, तो वो दोस्तों आज के डेट में आ जाएगा मेरे पास दोपहर तक। और बहुत जल्द उसकी जो है सारी तैयारी करके दोस्तों कल से आपको बिहार रुक्मणी का जो प्लेटफॉर्म का 5 ऑप्शन वाला न्यू प्रैक्टिस सेट है वो भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम लोग देखते हैं और बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन का डिटेल होगा तो वो वही पॉइंट्स होंगे दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए इस 2 घंटे के पेपर में दोस्तों 40 मिनट में करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यह कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर, वहाँ का ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है तथा ये भगवान शिव को भी समर्पित है। और इसके बारे में एक ये भी लाइन, अगर कूट वाला क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि वो ऑप्शन को थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे, क्योंकि यही एक लास्ट मेन पेपर है जिससे आपका सिलेक्शन होना है, तो थोड़ी एडिशनल जानकारी भी आप लोग रखिएगा। तो इसमें ये भी कह सकता है कि लाल पत्थर से बना हुआ ये वास्तुकला का कलिंग शैली का जो है ये मंदिर है, लिंगराज मंदिर लाल पत्थर से बना कलिंग शैली का। तो आप ध्यान रखिए। तथा ये भी कहा जाता है कि इसमें हरिहरा नाम के 2 देवताओं को इससे संबंधित जाना जाता है। हरि जिसको हम लोग भगवान विष्णु कहते हैं, तथा हरा अर्थात भगवान शिव से संबंधित है। तो हरिहरा जब भी बात होगी तो आप लिंगराज मंदिर उड़ीसा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। एक बताया था कि रवि पीके से आप याद रखिएगा जब आपसे स्थान पूछेगा, और एके से आप याद रखिएगा जब इससे संबंधित जो है लोग या फिर अध्यक्ष वगैरह पूछा जाएगा। तो जैसे देखिए, रवि पीके से मैंने आपको बताया था, पहली जो है वो राजगृह हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी जो है कश्मीर में हुई थी। तो ये रवि पीके का ट्रिक स्थान वाला था। आप देखिए, आपसे कह रहा है कि तृतीय देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पी फॉर क्या आता है दोस्तों, पाटलिपुत्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन से आपको बचाएगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है किस मुगल शासक की पत्नी ने पति के लिए मकबरा बनवाया था। दोस्तों, ये हुमायूं थी। हुमायूं की पत्नी ने जो है दोस्तों हुमायूं के लिए जो है एक मकबरा बनवाया था। अगला है, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। ये तैमूर लंग की बात कर रहा है, तो उस समय दोस्तों नसीरुद्दीन तुगलक जो है वो शासक थे। अगला है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। दोस्तों, जब भी महावीर की बात होगी तो वो याद रखेगी, ये वो वाले महावीर हैं जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के लास्ट आखिरी। तो इन्होंने दोस्तों इनकी जितनी भी उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। तो दोस्तों, ये सबसे सरल ऑप्शन है, लोथल गुजरात में स्थित है ये बंदरगाह था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद जो है राजगद्दी हड़प ली थी। वो मतलब कह रहा है कौन से ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, ये दीपवंश नाम का एक ग्रंथ था जिसमें यह कहा गया कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करी, एक भाई को जो उससे छोटा था उसको छोड़कर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। करा मेगस्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था। दोस्तों, ये जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के जो है इनके दरबार में आया था। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयारे दानिश के नाम से किया है। अयारे दानिश। तो आप दोस्तों ये पंचतंत्र याद रखिए, जो प्रसिद्ध जो है विष्णु गुप्त की ये पुस्तक है,
इन्होंने जो दोस्तों पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा, याद रखिएगा, ये सॉरी थोड़ा गलत निकल गया, शायद ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है, पंडित विष्णु शर्मा नाम है इनकी ये जो पुस्तक है। तो इसका अनुवाद जो है अबुल फजल ने अयारे दानिश के नाम से किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। दोस्तों ये 305 ईस्वी का समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर। ये कह रहा किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था, माने ये कोई कैसी भूमि को जिसको अप्रहत कहा जाता है। दोस्तों जो बिना जोती हुई जंगल की जो भूमि होती है उसको उस समय अप्रहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगल भूमि जिसे अप्रहत। अगला है कि खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था। दोस्तों एक आप सुना होगा खेड़ा आंदोलन, लेकिन ये है खेड़ा का युद्ध। ये युद्ध साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, साहू और ताराबाई। और जब खेड़ा आंदोलन आपसे पूछे तो आपको पता होगा 1918 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। दोस्तों ये विलय वाला हड़प नीति वाली नीति जो व्यवगत का सिद्धांत भी आप सुने होंगे, सारा काम दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ध्यान दीजिए। अगला है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये जो 1857 के विद्रोह में जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो लगभग वृद्ध हो गए थे, तो इनके सेनापति ने जो दोस्तों इसका जो है युद्ध का नेतृत्व किया था। कह रहा है वो बख्त खान नाम था उनका, बख्त खान। ये दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का जो है सेनापति। अगला है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। दोस्तों देखिए बंगाल आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपसे यंग बंगाल पूछे तो आप इसको याद कैसे करेंगे। देखिए यंग शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है, यंग शब्द दोस्तों इंग्लिश का शब्द है, और जब आपसे यंग बंगाल आ जाए तो आप देखिए इन सब में जो है कि एक ब्रिटिश नाम कौन लग रहा है, वो है विवियन डेरोजियो। तो आप याद रखिएगा ये जो विवियन डेरोजियो हैं इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक, मतलब इन्होंने ये आंदोलन जो है शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा। कोई भी भारतीय इसमें नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का रहा है रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ये चार्ल्स मेटकाफ थे दोस्तों, जब ये संधि हुई थी ये चार्ल्स मेटकाफ के समय हुई थी। अगला है दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है। तो आपने वेद समाज के बारे में सुना होगा। ये जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसे वेद समाज को कहा जाता है। साथ ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज आदि ब्रह्म समाज, इनके बारे में भी आपको जानकारी जरूर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था। दोस्तों जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है इसका गठन लंदन में किया गया था। ये नाम जरूर है इंडिया, लेकिन इंडिया होम रूल सोसाइटी का जो गठन है वो लंदन में किया गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला 19 नंबर हम लोग देखेंगे, कह रहा है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था। दोस्तों ये लॉर्ड रिपन थे, जिस समय जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो है इनके समय जो है पारित हुआ था। अब बात करें लॉर्ड लिटन की या फिर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसमें एक शब्द ला आता है, तो आप लॉर्ड लिटन याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तथा लॉर्ड जब रिपन की बात करें तो आपने सुना होगा एक दशकीय आधार पर जनगणना या जिसे नियमित जनगणना भी कहते हैं, तो वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था दोस्तों 1881 में। तथा जो जनगणना शुरू कब हुई थी, क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो वो आपको याद रखना है कि 1872 में मेयो के काल में हुई थी। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे। ये 1892 का समय था दोस्तों, इस समय जो है ये चुने गए थे। अगला है कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था। दोस्तों देखिए काकोरी षड्यंत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो ये देखिए 5 फरवरी 1925, 9 अगस्त 1925। आपको पता होगा 1925 के समय में ही काकोरी कांड दोस्तों हुआ था, जिसे अभी लेटेस्ट करंट पे क्वेश्चन रहेगा। काकोरी कांड षड्यंत्र को क्या नाम दे दिएगा, तो इसको दोस्तों काकोरी एक्शन नाम दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अब इसको काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तथा जब भी आपसे इसके डेट पूछे तो आप 9 अगस्त याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 का ये जो समय है आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 देखिएगा। कह रहा कि व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है व्हाई सोशलिज्म। अगला है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना, ये देखिए क्वेश्चन बन गया दोस्तों, जो अभी कुछ समय पहले ही बात हुई थी कि अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना। तो दोस्तों जब प्रथम पूछेगा तो वो लॉर्ड मेयो। अब पूछे 10 की आधार या नियमित आधार, तो उसके जस्ट आप 10 साल बाद देखेंगे तो 1881 में जो है हुआ था, वो रिपन के समय हुआ था। अगला है कि किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वेवेल, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन। आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, और याद करिए इसमें से कौन सी योजना है जो 1942 में हुई थी। दोस्तों ये क्रिप्स मिशन है जो 1942 में आई थी। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर भी पूछता है तो वो भी इसी समय लगा था, इसके तहत जो है सभी को गिरफ्तार किया गया था।
अगला है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम कम फेंका गया था। आपको तो ये तो पता होगा कि भगत सिंह ने बम फेंका था, इसी उपलक्ष्य में उनको जो है 23 मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि बम फेंका कब गया था। दोस्तों ये आप याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 ये समय था जब दोस्तों इन्होंने जो है विधानसभा में बम फेंका था। तथा साथ ही ध्यान रखिएगा इनके साथ एक व्यक्ति और थे, बटुकेश्वर दत्त, आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये जो बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह, इन दोनों के द्वारा ऐसा काम किया गया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई। तो ये घटनाएं दोस्तों दी गई है, आपको बताना सबसे पहले कौन हुई। देखिएगा साइमन कमीशन का आगमन कहाँ है, बना दोस्तों 27 में था लेकिन आया था 1928 में। अगला है गांधी इरविन समझौता, दोस्तों ये 1931 में हुआ था। अब बात करें दांडी मार्च की दोस्तों, वो 1930 में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में शुरू हुआ था। अब देखिए गांधी ये कहाँ गया, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों 1930 के लपेट में हुए थे। कह रहा घटना सबसे पहले, तो दोस्तों ये साइमन कमीशन वाली घटना ही सबसे पहले हुई, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य आखिर था क्या। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए, लेकिन इसमें जो है साइमन कमीशन में सारे विदेशी लोग थे, इस वजह से जो है लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 कह रहा है रोलेक्ट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये रोलेक्ट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। अगला है कि बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। दोस्तों ये अरुंडेल समिति, बंगाल विभाजन को रद्द समिति के अनुसार अरुंडेल समिति की अध्यक्षता में की गई थी। साथ ही याद रखिएगा ये 1911 का जो 1911 के समय में जब एक बैठक हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा उसी समय जो है की गई थी। चलिए तथा साथ ही याद रखिएगा कि ये 1911 का ही समय था जब जो है दिल्ली की राजधानी, जो दोस्तों दिल्ली को जो है राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी कोलकाता से हटाकर। तथा साथ ही एक क्वेश्चन बनता है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों ये 1911 का ही समय था जब राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब एग्जाम में पूछेगा किया किसने था, तो दोस्तों वो एक सलीमुल्लाह और आगा खां, ध्यान रखिएगा सलीमुल्लाह और आगा खां, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, इन दोनों ने किया था। चलिए 31 देखिएगा कर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये जो लीग है अस्पृश्यता लीग वाली, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। ध्यान दीजिएगा आपने एक पैक्ट सुना होगा पूना पैक्ट समझौता, जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में हुआ था। दोस्तों उसी के बाद गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। अगला कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था। वही 1860 में दोस्तों भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि जिया तरंग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ये मणिपुर, जिस समय दोस्तों आजकल तो मणिपुर की हालत के बारे में आप सभी जान रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं, तो मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन ये जो है शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34, सुनिएगा 34 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था। देखिए ये तो आपको पता है कि 1942 में जब भी हुआ तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला के सबको अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सभी को। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों लोगों को अलग अलग जेल में रखा गया था। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों इनको जो है अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, ये है अल्मोड़ा जेल। तथा ये याद रखिएगा जो आगा खां पैलेस है यहाँ पे महात्मा गांधी जी को रखा गया था। अब बात करें राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों कहाँ रखा गया था, तो उनको भी एक अलग जगह ही रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया था। अशोक को बुद्ध शाक्य दोस्तों मस्की में उनको बुद्ध शाक्य कहा गया। आपको बस मस्की और बुद्ध शाक्य पकड़ना है कि बुद्ध शाक्य मस्की को कहा गया। 36 नंबर देखिएगा कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। देखिए दोस्तों ह से आपका हर्षवर्धन शुरू होता है और ह से आपका ह्वेनसांग शुरू होता है। तो ये आप ऐसे इसको टैकल करिएगा और याद रखिएगा हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग। तथा एक सुप्रसिद्ध पुस्तक सीयू की पूछा जाता है कि किसने लिखी, तो वो ह्वेनसांग ने ही लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम किसने लिखा। आपको लगभग हर प्रैक्टिस सेट, तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलता होगा। दोस्तों ये जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक जी ने लिखा है, शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38 कह रहा है कि ये ध्यान से पढ़िए। 38 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। 38 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। मतलब यह है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका उद्देश्य बच्चे की मानक भाषा का प्रयोग करना, जल्दी सीख जाए, सदैव अच्छे अंक लाए, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। दोस्तों यही सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लग रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो दोस्तों ये है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगर उन्होंने कैसे बोला, कैसे प्रयोग किया, क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्या बोलना चाहिए था, आप ध्यान देंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा उनका आकलन करने का कि हाँ वो सीख रहे हैं। चलिए 40 नंबर देखिएगा, कह रहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये इसलिए आवश्यक है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वो सुधार किया जाता है। अब याद करिए आपसे सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब दोस्तों कंटिन्यूअस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे, मतलब लगातार मूल्यांकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तो बिल्कुल समझा देगा कि हाँ अवलोकन कैसे करना है, सुधार कैसे करना है, हाँ ये कमी है। चलिए 41 देखिएगा, कह रहा है शैशव काल की अवधि है। तो दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि, इसको शैशव काल माना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, ये भी बीज नहीं है पूछ रहा है। तो गेहूं, साबूदाना, काली मिर्च और सौंफ। इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप बताइए। गेहूं, काली मिर्च, सौंफ, ये दोस्तों तीनों बीज होता है। अब बाकी ये जब आप साबूदाना की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बीज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको सही बताना है दोस्तों। असम और बिहू। दोस्तों आप असम की बहू, असम की बहू वाला तो बिल्कुल सही है। असम की बहुत औसम होती है, ऐसा करके आप याद करेंगे तो याद रहेगा। अब बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शास्त्रीय नृत्य है, अक्सर एग्जाम में 1 नंबर बनता है तो इन्हीं से बनता है। तो आप याद रखिएगा ये जो भरतनाट्यम है दोस्तों, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, और उड़ीसा का दोस्तों एक होता है ओडिसी। ओडिसी, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तथा साथ ही याद रखिएगा कि ये यक्षगान पूछा जाता है वो कर्नाटक का है, तथा कथक आपका केरल का होता है। अब बात करें इसमें लावड़ी है, लावड़ी दोस्तों ये महाराष्ट्र का नृत्य है। बाकी तमिलनाडु का भरतनाट्यम आपको बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए दोस्तों यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो टेरा मेटा मिट्टी आपने सुना होगा, कॉफ़ी कहवा के लिए दोस्तों ये टेरा रोसा मिट्टी पूछा जाता था। साथ ही याद रखिएगा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि जो कहवा के बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा कहवा यानी कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है, तथा कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा कॉफ़ी के बागान को दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट, ये पोर्ट है, पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है, तो आपने इसके बारे में जाना होगा कि ये गुजरात में पोर्ट स्थित है, दीनदयाल बंदरगाह। और याद ही रखिएगा कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ज्वारी या पत्तन या ज्वारी बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों यही कांडला बंदरगाह है जो ज्वारी बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कूट का क्वेश्चन है 47, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। करा सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। करा भारतीय प्राणी वन विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय वन, इसमें देखिए आपको जगह देखिए एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया और आपको चारों के आंसर नहीं पता, आप खाली एक क्वेश्चन का आंसर खोजिए, 1 या 2। अगर आपको 1 मिल गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 ऑप्शन कैसे हटाना। अगर आपको 2 मिल गया, 2 आंसर आपको पता है, तो आपको 4 जानने की जरूरत ही नहीं है। कभी ऐसे मत देखिएगा पहले का क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप जो है थोड़ा हताश हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा या तो आप छोड़ देंगे। तो बिल्कुल आप इसमें ऐसे क्वेश्चन है तो बस आप एक टैकल करिए कि कौन सा आपको याद है। तो आपने वन सर्वेक्षण केंद्र सुना होगा, आपको याद होगा ये जो वन सर्वेक्षण केंद्र है दोस्तों ये देहरादून है। यानी आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसका 4 देखो कहाँ पे, थर्ड में 4 देखिए ये लास्ट वाले ऑप्शन में, देखिए आपका ये मिल गया थर्ड, यानी इसी में। और किसी ऑप्शन में देखिए सी में 4 है, नहीं है, तो यानी आप इसको डायरेक्ट आंसर भी इसको लगा सकते हैं। अब आपको मिल जाएगा कि ये जो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता है। अब आप देखिए वन प्रबंधन, वन सर्वेक्षण वन प्रबंधन में मामूली सा अंतर है। जब आपसे वन प्रबंधन पूछेगा दोस्तों तो वन प्रबंधन है भोपाल में और वन सर्वेक्षण देहरादून, तथा ये जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ये बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 48 नंबर देखिएगा। 48 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत ने 66 पदक जीते हैं। अगला कह रहा है पदक तालिका में भारत को 4था स्थान, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। देखिए मामूली अंतर, आपने काफ़ी टाइम हो गया तो आप थोड़ा सा हो सकता है भूल गए हों दोस्तों, 66 नहीं वो 61 पदक है, ध्यान दीजिएगा 61 पदक जो है भारत ने जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। दोस्तों ये जो फीडे का उपाध्यक्ष है आप याद रखिएगा, ये विश्वनाथ आनंद के बारे में आप जानते होंगे, जो भारत के सबसे बड़े जो है कि ये शतरंज चैंपियन हैं। इनको ही दोस्तों इंटरनेशनल शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब साथ ही आप याद रखिएगा इसमें एक नाम दिया गया है दिलीप टर्की का।
ये दिलीप टर्की जो है दोस्तों ये हॉकी इंडिया कभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था। ये सूर्यकांत पांड्या जो है दोस्तों ये फिक्की के अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश में चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी, देखिए द से दानूरी, द से आप देखिए दक्षिण कोरिया, बस आप इतना याद रखिए, चंद्रमा यान है ये और दानूरी दक्षिण कोरिया। अगला कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, दोस्तों एक अभियान पूछता है बढ़े चलो अभियान, तथा इसी के साथ आप एक अभियान और याद रखिएगा, हर घर तिरंगा अभियान। बढ़े चलो और हर घर तिरंगा ये दोनों दोस्तों आपका ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी पूछा गया। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है, दोस्तों ये गोनोरिया रोग है। ये गोनोरिया जो रोग होता है ये जीवाणु संक्रमण है जो कि दोस्तों यौन संबंध अर्थात सेक्सुअलिटी से जो है होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है, तो दोस्तों आजकल ऐसा कहा जाता है HIV एड्स का पूरी तरह से इलाज तो नहीं, लेकिन हाँ उसको कंट्रोल करने का जो है वो प्रोसेस मिल गया है। तो ये दोस्तों रक्ताधान नाम का एक होता है, ये नहीं है। बाकी ये आपका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये भी काम करता है तथा ये भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर। 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है, दोस्तों ये जो कवक रोग है ये है रस्ट से आप जानिए, रस्ट का ये जो रोग है ये गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है आम, नारंगी तथा स्ट्रॉबेरी, तो आप देखिए ये जो स्ट्रॉबेरी है ये असत्य फल है। अब बात करते हैं असत्य फल क्या होता है दोस्तों, तो असत्य फल वो होते हैं जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा फल जो किसी फूल से नहीं बल्कि फूल के अन्य भाग से बनता हो, मतलब फूल से फल ना बने और फूल के अन्य भाग से वो फल बन जाए, तो वो असत्य फल है। आप ध्यान दीजिए। अब जब बात करें दूसरी ओर सत्य फल, तो वो फूल के अंडाशय से बनता है, तो उस जैसे आम, संतरा, सेब ये सभी दोस्तों सत्य फल है क्योंकि ये फूल के जो है अंडाशय से मिलके बनते हैं फल, तो ये आपका सत्य फल हो जाएगा। असत्य फल वो होते हैं जो अंडाशय से नहीं बनते। बस छोटी सी बात आप याद रखिएगा, जब असत्य फल का उदाहरण पूछे तो आप स्ट्रॉबेरी, अनानास दो नाम याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी इसी के साथ आप अनानास याद रखिए। और जब आपसे सत्य फल पूछे तो आम, सेब ये सब दोस्तों सत्य फल होंगे। 56 देखिएगा, करा पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य है, तो दोस्तों अग्न्याशय के कई कार्य होते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना ये भी एक कार्य है। अगला डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, दोस्तों ये 4 क्षार हैं डीएनए में जो पाए जाते हैं, और चारों क्षार में से कभी कूट बना के एक उसमें से मिक्स करके कहता कौन नहीं है, तो आप चारों को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आप याद रखिएगा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आपका एक होता है थाइमिन, ये याद रखिए एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 हमेशा जो है आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है, दोस्तों यूकैरियोटिक विशेषताओं की एक कोशिका मुख्य कोशिका की ये एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होती है, ये इसकी विशेषता है। 59 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिंक, लोहा, पोटास, किसी नहीं बल्कि आप मैंगनीज सुने होंगे, इसका संबंध जो है इसी से है। अगला कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, दोस्तों ओव्यूलेशन जो शुरू करने के लिए हार्मोन आपका है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH के नाम से हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तथा साथ ही याद रखिए कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये पूछ लेता है कि किसके कौन सा महिला का है कौन सा पुरुष है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी कहा था। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन अर्थात P से शुरू हो रहा था, आप इसे याद रख लीजिएगा कि पर्सन या पुरुष याद रखिए, पुरुष सबसे सरल है, पुरुषों का जो है क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन यानी मेल का, और एस्ट्रोजन आपको वैसे ही महिलाओं का आप याद रख लीजिएगा। 61 कह रहा है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, तो MRI में लगभग इन आपको बताना है किसका उपयोग नहीं होता है। सबसे पहले तो आपसे कभी कभी पूछ रहे थे MRI का फुल फॉर्म ही बताइए, तो आप याद रखिएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, M फॉर मैग्नेटिक रिजोनेंस, R फॉर आई फॉर इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तथा जब पूछे एक्स किरण के बारे में ये इसका उपयोग नहीं है, चुंबकीय, रेडियो, गामा इन सभी को होता है, लेकिन एक्स का नहीं होता। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्व त्वरण G को प्रभावित नहीं करता, तो वस्तु का द्रव्यमान दो वस्तुओं के बीच की दूरी गिरती जाए, दोस्तों द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप निर्वात में कोई चीज़ गिर रही है, चाहे कोई चीज़ बहुत वजन हो, कोई बहुत हल्का हो, उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, दोनों एक साथ गिरेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जी 63 नंबर, थोड़ा आगे हो गया था। 63 कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ये ध्यान दीजिए।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 64। करा उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लगभग सैकड़ों बार ये क्वेश्चन बना होगा और थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से लोग गलत भी कर देते हैं। ये देखिए परावर्तन अपवर्तन, आपको दोनों नहीं लगाना है। ये दोनों जो है दोस्तों नीला दिखाई का कारण है, बल्कि प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्यों होता है दोस्तों, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। आप याद रखिए स्कैटरिंग के कारण जो है आकाश नीला, क्योंकि जब सूर्य का किरण पड़ता है तो दोस्तों ये प्रकीर्णन के कारण वो इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से आप याद रखिए कि ये जो है नीला दिखाई देता है। ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज ही होंगे, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल। क्योंकि जब देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है दोस्तों, अगर पृथ्वी के वातावरण के बीच क्या करता है, वो एक प्रक्रिया कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये नीला दिखाई देने लगता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। जब बात इसमें करते दोस्तों ऊंचाई आर्द्रता, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो इसको प्रभावित करता है। चलिए 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। उच्चतम विद्युत चालकता, चांदी के बारे में सिल्वर जानते होंगे, ये सबसे ज़्यादा जो है विद्युत चालकता वाला है। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। जब बात करें सोडियम क्लोराइड की, ये है आपका स्फेलेराइट, हेलालाइट, मिचिगन। जब आप हेलाइट सुने होंगे, हेलाइट, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये इसी खनिज का जो दोस्तों होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण में नमक उमक टेबल कहते हैं ऐसे। अगला निम्नलिखित से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। 68 नंबर, तो ये कह रहा है कि देखिए सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये बिल्कुल गलत है। आप याद रखिए सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं है और सबसे भारी ऑस्मियम है, ये बिल्कुल सही है। तो यही इसका जो है ऑप्शन गलत होगा। जब आपसे कहे सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, लेकिन जो सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों वो लिथियम होती है। मैंने इसके लिए आपसे कहा था ना, लेस लो लोवेस्ट, जितने भी लुंज पुंज, मतलब जितने भी आपके लेस लोस्ट लोवेस्ट ऐसे वाले शब्द आप एल्फार, ये सब लेस्ट लो लोवेस्ट लुंज पुंज, और एल्फार होता है आपका लिथियम। तो ये जो है दोस्तों आपका सबसे हल्की धातु होती है। चलिए 69 नंबर देखिएगा, मूर्खों का सोना। ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया था। मूर्खों का सोना दोस्तों आयरन पायराइट को कहा जाता है। आयरन पायराइट, ये सोने के जैसे दोस्तों इसमें चमक आ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि सोना है, इसीलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। अगला है कि वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका A और B यानी कि मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम दोनों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। इसका आंसर D है। अगला हंसाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये नाइट्रस आप याद रखिए, नाइट्रस न कि नाइट्रोजन, ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए कंफ्यूज करने के लिए कि आप नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। 72 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आँखों में जलन पैदा करती है। एक्रोलिन, एक्रोलिन नाम की दोस्तों ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं गैस होती है जो जलन पैदा कर देती है आँख में। अगला है कि गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। आइसोथर्मल कहलाती है। 74 नंबर देखिएगा, कोड टाइप का क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों आप जब इसमें देखिए, हम आज कह रहे 15, 16, 7 याद रखिए, उसके बाद 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ, 15, 16 ये दोनों एक साथ रखिए, फिर उसके बाद आप क्या रखेंगे 19 और 29, और इसी के साथ आप 30 याद रखिए। ये सभी जो है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1, 2, 3, ये तीनों जो है दोस्तों गैर भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है। ये केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, तथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो उनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं, मतलब 1, 2, 3 इसका सी ऑप्शन आप याद रखिए। 75 देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन, आप याद रखिए इसे दल बदल कानून आप सुना होगा, दल से 10 बदल से 52, यानी अनुसूची 10 और बदल से आप 52वां संविधान संशोधन। देखिए बदल फार आप 52 याद रख लीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन, और आप जब कहे दल बदल और दल से याद रखिएगा 10वीं यानी अनुसूची, ये आप याद रखिएगा, दल बदल 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। दोस्तों ये KT शाह का कथन है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री को आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तथा अनुच्छेद 263 याद रखिएगा, इसी में इस पद की जो है बात की गई है। तथा साथ ही क्वेश्चन में लेता किस आयोग की सिफारिश पर ऐसा हुआ था। तो ये दोस्तों सरकारी आयोग था
जिसकी सिफारिश को मानते हुए जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया था। याद रखिए, सरकारी आयोग। 78 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित। निर्वाचन आयोग दोस्तों 324 याद रखिएगा। ये अनुच्छेद जो 324 है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तथा साथ ही आपको 25 जनवरी 1950 की डेट याद होगा। उसी डेट को दोस्तों ये संवैधानिक आयोग बना था। तथा मतदाता दिवस आपको याद होगा कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो ये इसी वजह से मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है। ये जो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए दोस्तों ऐसा बनाया गया, 5वीं और 6ठी अनुसूची। आपको मैंने क्या था, देखिए 5वीं अनुसूची पूछे तो आप 5 अक्षर का अनुसूचित याद रखिएगा। अनुसूचित में आप काउंट करेंगे तो 5 अक्षर आते हैं। तथा अनुसूचित 6 आपको याद ही होगा, वो जो है आपका 4 जिसमें राज्य होते हैं, 4 राज्य जिसमें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें जो है वहाँ के SC ST जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है। 80 नंबर देखिएगा, कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की। जब संसदीय प्रणाली क्या है दोस्तों, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अमेरिका संविधान सबको होता है, राष्ट्रपति न्याय और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तथा आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 2 क्वेश्चन हमेशा बने हैं और बनेंगे भी। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक दोनों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो प्राथमिक क्षेत्राधिकार है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, कह रहा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ये हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा। मतलब जब जितने भी प्रांत थे वहाँ के विधानसभा ने लोगों को चुना, तब जाके ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 83 नंबर कह रहा है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। मतलब कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। मतलब पुनर्विचार करने के लिए वो जो है मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। ऐसा कौन से अनुच्छेद कहा, कौन से संविधान संशोधन में कहा गया, तो ये था 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखिए इसमें है 83 नंबर का, जो कह रहा है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था और अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली के बारे में जब भी बात करेंगे तो 69वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए 85 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र आरंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावित रह सकता है। जब अध्यादेश की बात करेगा दोस्तों, ये कितने समय तक प्रभावित रहेगा, आप 6 सप्ताह याद रखिएगा, ना कि 6 महीना। ये जो 6 जब वो बैठक की बात करता है, कितनी बैठक, तो वो 6 महीने वाला कि 6 महीने में एक बार बैठक जरूर होनी चाहिए और साल में 3 बार। तो ये आपका एक है कि 6 सप्ताह, ये आपसे अध्यादेश जारी का समय है कि कितने हफ्ता तक होता है, तो वो 6 सप्ताह तक। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। आरक्षण की बात ये अनुच्छेद 243 डी में की गई है। डी से याद रखिएगा आरक्षण। डी की कोडिंग 4 होती है और आप याद रखिएगा आरक्षण में 4 शब्द हैं, 4 लेटर्स हैं। और डी की जो कोडिंग होती है आप ABCD से गिनेंगे वो 4थे नंबर पर आता है। तो ऐसे मैंने इसको टैकल किया, आप भी कर सकते हैं। 87 नंबर देखिएगा, कह रहा है यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो यूके सिन्हा की जो समिति है वो MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित है। अगला निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के लिए मूल रूप से मान्यता दी है। ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। बात करें प्रथम और द्वितीय पूछता किसके द्वारा, तो पहला वाला हेरल्ड डोमल मॉडल तथा दूसरा वाला महालनोबिस। इसमें जो है दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं आदि बनाई गई थी। तथा ये जो द्वितीय है इसमें राजभीरू दुबे वाली ट्रिक आपको याद होगी, जो कि परमाणु संयंत्र यहीं बने थे। अगला देखिए 89 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कौन से वर्ष में पहली बार जो है वो प्रकाशित किया गया। 2006 और 7 का आप समय याद रखिए, 6 से 7 में ये आपका बिहार आर्थिक जो है सर्वेक्षण हुआ। 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दोस्तों मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं इन्हें छोड़कर इन दोनों को जो है राष्ट्रीय आय में गणना किया जाता है। 91 देखिए, 91 कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट कितना है। आवास योजना के लिए जो है 79,000 करोड़ रुपए दोस्तों
आपका ऑप्शन में देखिए ये डी नंबर में है, 79,000 करोड़। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? रचनात्मक मैदान किसे, जो हंगरी का मैदान, दोस्तों आपको याद होगा हंगरी, बुडापेस्ट और हंगरी से दोनों में क्या संबंध है ये आपको पता होगा, लेकिन ये हंगरी का जो मैदान है इसे रचनात्मक मैदान कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर जब हम लोग देखेंगे वो कह रहा है कि विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? तो गलत तथ्य यही है दोस्तों, ये ब्रिटेन वाला, ये वाला गलत है कि ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर। बाकी ये जो बैफिन द्वीप है उत्तरी ध्रुव में है, मेडागास्कर हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, ये तीनों सही है, लेकिन ये जो ब्रिटेन वाला है पश्चिमी अटलांटिक ये गलत है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है, साथ ही याद भी रखिएगा उत्तरी अटलांटिक में ब्रिटेन वाला है, ब्रिटेन वाला जो है वो उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 94 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त, आपको पता होगा जो भाखड़ा नांगल है वो पूछ रहा है किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ये जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ये इन तीनों राज्य के सहयोग से बनाया गया। आपसे पूछ पहले एक पूछता है टिहरी और एक पूछता है भांगड़ा नांगल। जो सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछे, बहुत ध्यान से, ऊंचा जब बांध पूछे तो आप टिहरी बांध लगाइएगा, ये सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन जब आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो आपका दोस्तों भांखड़ा नांगल है। याद रखिए ये 1948 में जो है बनना शुरू हुआ था और 1968 में जो है ये पूरा हुआ था। तथा साथ ही याद रखिए ये सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पे। चलिए 95 नंबर हम लोग देखते हैं। 95 कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, गद्दी जनजाति। अब देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनसे संबंधित कुछ जनजातियां हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो आप बस सुन लीजिएगा। जब आपसे थारू जनजाति पूछे तो याद रखिएगा वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तथा आपसे मुंडा पूछे तो वो झारखंड से, और भील पूछे तो वो राजस्थान से, तथा जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान से, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आप इन्हीं जो है चार को बिल्कुल जरूर याद रखिए। आपसे पूछे थारू उत्तर प्रदेश, मुंडा झारखंड, भील राजस्थान, जारवा अंडमान। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण। दोस्तों उत्तर से दक्षिण यानी आपको ऐसे आना है, उत्तर से दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा है जो बिल्कुल सही है? तो याद रखिए सबसे पहले आपका कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोच्चि, ये उत्तर से दक्षिण में दोस्तों सही क्रम है। कांडला आपको पता होगा गुजरात में है, तो ये जो है मुख्य जो है कांडला, हल्दिया और आपका ये पारादीप आपको पता उड़ीसा में है, कोच्चि केरल में है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ये जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। 97 देखिएगा, करा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जिसे पहले दोस्तों NH7 यानी नेशनल हाईवे 7 के लिए जाना जाता था, ये सबसे लंबा है। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की दोस्तों बहुलता होती है? दोस्तों आपने सुना होगा काली मिट्टी जिसे कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी जाना जाता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता, आयरन वगैरह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा पिंडार नदी का संगम स्थल जो है क्या है? आप एक ट्रिक याद रखिएगा, मार, ध्यान से सुनिएगा, मार यानी यह में ये मार याद रखिएगा, आप भाड़ याद रखिएगा, मार भाड़ और पाकिस्तान वाला पाक, मार भाड़ और पाक। देखिए जब आपसे ये देखिए इसमें हम समझाना क्या चाहते हैं, जहाँ से अलकनंदा और पिंडार पूछे, ए फॉर अलकनंदा, पे फॉर पिंडार, तो दोस्तों जो इसका संगम है वो होगा कर्णप्रयाग में, ध्यान दीजिए। अब मार से आप याद रखिएगा, एम फार है दोस्तों मंदाकिनी, ए फार है अलकनंदा। जब आपसे अलकनंदा और मंदाकिनी पूछे तो वो आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। तथा भाड़ से जब आपको भागीरथी और अलकनंदा पूछे, जब भागीरथी BH से भागीरथी, ए से अलकनंदा, तो वो आप याद रखिएगा देवप्रयाग में। ये तीनों आप याद रखिए, यही तीन जो है मुख्यतः पूछे जाते हैं, मार, भाड़ और पाक। फिर से एक बार सुन लीजिएगा अगर आप कन्फ्यूज ध्यान से नहीं दिए हों तो। ये पी फार आपका दोस्तों याद रखिएगा कौन सा है, पिंडार और अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा जब करेंगे तो इसको आप बोलेंगे क्या, के फार कर्णप्रयाग। भाड़ से देखिए भागीरथी अलकनंदा, डी फार देवप्रयाग। अब मार से याद रखिए आपका मंदाकिनी अलकनंदा, आर फार रुद्रप्रयाग। ये तीनों पूछे जाते हैं और यही तीन आपको याद रखना है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो पठार है खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ये ऐसा पठार है दोस्तों, इसे हृदय भूमि कहा जाता है। बहुत सारी जो है कि इसमें पाई जाती है खनिज। अगला कि 60 चलिए अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। समय बचाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सरल क्वेश्चन है उसका आंसर बता देंगे, उसको आप मुझे उम्मीद है कर लेंगे। तथा जो भी थोड़ा सा भी अटपटा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत होगी तो उसमें थोड़ा हम हिंट देंगे और आप सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए 101 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 60 लीटर मिश्रण अम्ल पानी का अनुपात इतना है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल पानी, देखिए जब आपसे कहे कितना पानी मिलाया जाए तो आप पानी छोड़ के आप जो है खाली अम्ल को पकड़िए। 1:2 होना है, तो अम्ल का जब ऐसे मात्रा आप निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 60 लीटर आएगा दोस्तों, 60 लीटर ये इसका सही आंसर होगा। करेंगे कैसे, देखिए अम्ल की मात्रा जब आपको निकालनी हो तो 60 × 2/3 कर लेंगे आप, ऐसा क्योंकि 60 लीटर टोटल है और अम्ल निकालने के लिए अम्ल की मात्रा 2 है, कितने में से 2 1 3 में से, तो जब आप 60 × 2/3 करेंगे तो आपको 40 आ जाएगा, ये आपको अम्ल पता चल जाएगा, यानी आपका 20 क्या है, 20 आपका इसमें पानी है, तो 40 और 40 20 मिल गया आपको। अब आपसे जब जैसा कहेगा आप वैसा कर दीजिएगा। कह रहे कितना पानी मिलाया जाए, तो आप मान लीजिए कि x पानी मिलाया जाए, तो अम्ल जब अम्ल तो उतना ही रहेगा, अब पानी आप कितना मिलाएंगे, x मिलाएंगे, यानी 20 में जब आप x पानी मिला देंगे तो कह रहा है अनुपात कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मैंने बताया 60 लीटर आएगा। चलिए 102 नंबर देखिए, ये चोर पुलिस का क्वेश्चन है, इसमें जो तो एक दूसरे को खदेड़ता है, चाल दूरी समय की अगर आपको बेसिक जानकारी होगी तो आप इसको कर लेंगे। इसका आंसर आएगा बी, आप लोग सॉल्व करिए। 103 नंबर देखिए, कह रहा 23 के छोटे गुणज को इतने से विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। दोस्तों जब इतना इतना शेषफल प्राप्त होता है ना, अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप जैसे मान पहले तो आप अपना वो करिए, क्या कहते हैं एलसीएम वाला लगाइए, 18 21 24 का एलसीएम लेके जो 504 आ जाएगा। अगर वैसे आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन लेके करेंगे एक एक ऑप्शन, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो कि होगा आपका 3013। चलिए अगला कि एक प्लांट को इतने में बेचा जाता है, मालिक इसको इतने की हानि होती है, इतना लाभ करने के लिए कीमत की बेचा जाए। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, लाभ हानि क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 25,300 आएगा, 25,300 ऑप्शन डी, 25,300। चलिए 105 नंबर देखिएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये वही क्या कहते हैं सरकारी फार्मूला इसमें लगाइए, A = P = 1 + R/100/T, उसी से सारा इसका काम हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3800 रुपये। चलिए 9 धारा का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन होता है, 106 नंबर, इसका आंसर 15 आएगा दोस्तों, कर लीजिएगा। 107 नंबर देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर इतना है, आधार दीजिए इतना शंकु का। दोस्तों देखिए जब भी आपसे 3D क्वेश्चन पूछे, शंकु बेलन आपसे गोला जो भी, बस फार्मूला आप रट लीजिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगा। आप क्या करते हैं फार्मूला एक बार देख के निकल जाता है, आपको देखना नहीं है, बस आप थोड़ा एक वीडियो दोस्तों हम फार्मूला पे आपको दे देंगे जिसमें फार्मूला और क्या कहते हैं कैलेंडर और क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको 10 मिनट समय निकाल कर उसको देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए जो है ये बीमारी खत्म हो जाएगी और हमेशा आप फार्मूला कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें दोस्तों फार्मूला बना कैसे है हम उसको बताएंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, एकदम सरलतम और ईजी आप कह सकते हैं, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो 107 नंबर का जो आंसर है 245 आएगा, 107 नंबर सॉरी दोस्तों, ये जो 107 नंबर का आंसर है ये 240, इसका सही आंसर ये आएगा। आपको बस इसका फार्मूला लगा देना है, उसके बाद कर देना है। πr/l आपको पता होगा शंकु का वर्कपीस का जो है क्षेत्रफल, जब बात करें आयतन की तो 1/3 πr²h। चलिए 108 नंबर का, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी कितने पे, ये भी लाभ हानि क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका 29.2 आएगा। 109 नंबर देखिए, करवा छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और इससे पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। ये 44,100, ये इसका सही आंसर है। एक अगला कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन का आपको फार्मूला दोनों जब लगा देंगे तो अंतर वाला फार्मूला आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है मूलधन गुणते R/100 का स्क्वायर। जब आप लगाएंगे कि अंतर = मूलधन यानी P × R/100 का स्क्वायर, उससे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप ध्यान देखिए, आपको अंतर पूछा है ना, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस बराबर आप क्या कीजिए P फार आपको पता है क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन, फिर आप क्या कीजिएगा R/100 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, इससे जो है आसानी से जो है आपको निकल जाएगा जो भी पूछा है। मूलधन पूछा है, P की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप कर लेंगे, इसका आंसर भी आपको पता चल गया। चलिए 111 नंबर देखिए, कह रहा है वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब आपको ध्यान दे के बताना है कि ऐसी कौन सी इन चारों में से जो इसमें सन्निहित है। आप अपने आप पे थोड़ा जोर दीजिए और बताइए। आप देखिएगा ये आप खोजिए सी नंबर देखिए कहाँ पे, यही वाली जो है दोस्तों इसमें है, बाकी और कोई नहीं। आप खोज के बताइएगा ये कहाँ पे है। चलिए 112 नंबर देखिएगा, कह रहा है सांकेतिक भाषा में ये भी इजी क्वेश्चन होता है। आप क्या करिएगा, ये लाइन जो है दोस्तों इसको पहले लिखिएगा, विंटर कोल को इधर लिखिए, अगली लाइन को इधर लिखिए, इसको इधर, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपको एक एक कोडिंग जो है मिल जाएगा। फिर आपसे जो पूछ रहा है कि समर को कैसे करेंगे, तो आप इसमें मतलब थोड़ा समय लगता है आपका थोड़ा, और इसमें थोड़ा ध्यान आपको चाहिए, अटेंशन, तो आप कर लेंगे तो इसका आंसर डी आएगा। 113 नंबर पे आते हैं, ये देखिए W/S, U/O, S/K और Q/G। कह रहा है इसको कैसे करेंगे, तो आप बताइए। आप -2 करिए, W में -2, W23, U21, S19, Q17, ऐसे आप करेंगे, 2 का माइनस हो रहा है। Q17 के बाद O15 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर।
114 नंबर नीचे आकृति दिखाया गया, एक कागज़ को मोड़ा जाता है, खोला जाता है। जैसे ये पूरी कागज़ थी दोस्तों, तो इसको पहले आधा काट के इसको ऐसे करके इसको ऐसे इसी पे चढ़ा के ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको जो है काटा गया है। करा के खोलने पर ये कैसा दिखेगा, तो आप इसको जब ऐसे बड़े ध्यान से करके खोल के काटेंगे तो ये ऑप्शन बी जो है ऐसा ही बनेगा। चलिए 115 नंबर देखिए, कह रहा है पासे के विभिन्न 6 संख्याएं लिखी जाती है, 2 स्थितियां दिखाई गई। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 के विपरीत क्या होगा। आप देखिए ये 25 30 10 और इसमें 15 20 10, आप कॉमन केवल कॉमन खोजिए। देखिए 10 10 कॉमन है ना दोस्तों, अब जब 10 आपको कॉमन मिल गया तो आप जो है क्लॉकवाइज ऐसे घूमिए। 10 के बाद 20 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, तो आप इधर देखिए 10 के बाद 25 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, तो क्या 15 के अपोजिट में आपको 30 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये इसका आंसर है। एक कुत्ते उसका मालिक जिसके घर, ये डायरेक्शन क्वेश्चन है, ये कुत्ता और मालिक आप बन जाइए और एक कुत्ता ले लीजिए, तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। अदरवाइज इससे चलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्व इसका सही आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा। 117 नंबर करा निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए। इसमें आपको बस देखना है कि जैसे आपने ABCD का क्रम पढ़ा होगा ना, तो कौन सबसे पहले आएगा उसी क्रम में खोजना है। जो इसका सही आंसर वो ए है 3। यानी देखिए सबसे पहले DISS, तो देखिए DISS सभी में, लेकिन SS के बाद देखिए ये तो चारों सब में मिल रहा है। SS के बाद E की कोडिंग होती है 5, और देखिए सबके बाद O की कोडिंग 15, I की 9 होती है, O की 15, माने यही तो सबसे पहले आएगा। ऐसे कर करके दोस्तों एक एक को आप छाटेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए 118 नंबर करा, रोशन टाइप की नियमित गति X शब्द प्रति मिनट है, तो उसे Y शब्द टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, मतलब Y/X इसका सही आंसर होगा। बाकी आप ध्यान दीजिए कैसे का होगा। ये कह रहा है कि X शब्द 1 मिनट में टाइप करता है, तो रोशन X शब्द जो है 1/X मिनट में टाइप करेगा। ऐसा क्यों करे, कह रहा है रोशन की टाइप जो है नियमित गति X शब्द प्रति मिनट है, लेकिन आप जब 1 मिनट में कहेंगे तो X शब्द यानी 1/X हो जाएगा। तो जब रोशन Y शब्द करेगा तो वो 1/X × Y करेगा, यानी Y/X आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 119 नंबर देखिएगा, 119 नंबर का ये जो लोन आंसर होगा कैसे होगा, +1 -1 -3, +1 -1 -1 -3, +1 -1 -3, आप ऐसे लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ये LON इसका सही आंसर है। चलिए लेकिन ये आप बताइए -3 जब देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये T का 20 होता है और Q का जो है 17, कितना माइनस हुआ 3, S का 19 होता है, R का 18, कितना माइनस हुआ -1, और देखिए H का 8 होता है, I का 9, ये इसमें एक क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसी तरीके से आपको Q का 17 से जब -3 करेंगे आपका क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। P में जब -1 करेंगे तो आपका O 15 आ जाएगा, क्योंकि P का 16 होता है। अब K में जब वो K का होता है 11 और क्या कहते हैं K बचा आपका K और N, K N में आप कैसे करेंगे ये बताइए। K में जब आप -3 करेंगे, K में -3 नहीं करना दोस्तों, कि ये तो K में +1 करना तो वो L आ जाएगा, K का जो है क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और P में क्या करना है आपको बताइए, P के लिए आपको क्या करना है -1, P का 16 तो O आ गया ये वाला, और Q के लिए आपको पता है -3, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सभी पौधे फूल हैं, सभी फूल फल है, कुछ फल प्रकाश है। इसको करने के लिए जैसा कहेगा आपको वैसा करना है। जैसे कह रहा सभी फूल पौधे हैं ना, तो आप क्या करिए, ये आपका पौधा हो गया, कह रहा है सभी जो है तो सभी यानी इसको बीच में रखिए, और ये आपका क्या हो गया फूल हो गया। कह रहा है कुछ फल प्रकाश हैं, पौधा और फूल, पौधा फूल है, फल की तो कोई बात ही नहीं कि फल प्रकाश है, प्रकाश की कोई बतिये नहीं की गई, तो उसको आप बिल्कुल अलग बनाइए। कह रहा है क्या कह रहा है कि कुछ फल प्रकाश हैं, फूल और फल, सभी फूल फल हैं, तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा ले लीजिए और इसको बना दीजिए आप क्या प्रकाश। कुछ फल प्रकाश करा दोस्तों, यही बनेगा। अब आप निष्कर्ष देखिए और थोड़ा ध्यान से, थोड़ी सी गलती में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। कह रहा कोई फूल प्रकाश नहीं है, फूल कहाँ पे, यहाँ पे प्रकाश, तो कोई नहीं है, ये तो गलत है ना, क्योंकि थोड़ा सा तो है। अगला है कि कुछ फूल प्रकाश हैं, ये सही, यानी एक गलत है, 2 सही है। जब ऐसे केस में दोस्तों करेंगे तो आपको आंसर ध्यान दीजिएगा, आपको या तो 1 या तो 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक तो है। अब आप कहें कि कोई फूल प्रकाश नहीं है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहे कुछ फूल प्रकाश है तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से दोनों में से आप एक ही कह सकते हैं ना, या तो प्रकाश है या तो नहीं है। तो ये इसका या तो में आंसर आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 120 क्वेश्चन का जो है ये ख़त्म होता है। उम्मीद है आप देख लीजिएगा इसको। और साथ ही दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट अभी आपके और हम कराएंगे एडिटेरिया में। और उसके बाद दोस्तों जैसे जितना कि समय बचा हम लोग के पास 29 दिन का, और जैसे जैसे ये एडिटेरिया जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम ख़त्म करेंगे कि दोस्तों, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। और एक पुस्तक में जैसे मैंने बताया आपसे प्लेटफॉर्म वाला, वो मैंने मंगा लिया है, वो आज आ जाएगा। तो बहुत जल्द आपको प्लेटफॉर्म रुकमणी का भी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको सॉल्व कराएंगे।
तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। 29 दिन समय, अभी बहुत समय है। अगर आप 2-4 घंटे भी अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके 2-2 घंटे 1-1 घंटे प्रैक्टिस देंगे तो बताइए, आप अपने दिमाग से खुद से सोचिए, ये 2 घंटे की जो प्रैक्टिस है, हम लोग थोड़ा भले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, उसमें मान लीजिए आपका 20 मिनट आधा घंटा और आप समय देंगे। अगर ऐसे भी देखें तो आप देखिए 1 घंटे में आपका पेपर आराम से हो जा रहा है। क्या आपका एग्जाम सेंटर में 2 घंटे के समय भी लगा, आप नहीं कर पाएंगे? और इसमें देखिए कितना डिटेल में, थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, विश्वास करिए, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। और बिल्कुल आपको जो है उदास हताश नहीं होना है, टेंशन तो लेना भी नहीं है। और आपको पूरी नींद और ये जो है उस बिल्कुल अच्छे से लेना है। आपको एक बात बता दें कि आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। उनके बारे में ये है कि दोस्तों वो 10 घंटे सोते थे, कभी वो अपनी नींद नहीं त्यागे। तो ये लोग जो बड़े बड़े मोटिवेटर लोग हैं, कह देते हैं कि नींद कम करो, लास्ट महीना है, छोड़ दो, त्याग दो, दिन रात पढ़ाई करो, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा। नहीं, आप सारा जो है बेड़ देंगे, सारा आपका जो है दिमाग जो है टेंशन हो जाएगा। एक नियमित निद्रा लेना बहुत ज़रूरी है, आपका दिमाग संतुलित रहे, इसके लिए आप 8 घंटे कम से कम सोइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। बाकी आपके पास भी 16 घंटे बचेंगे, तो 16 घंटे को यूटिलाइज करिए। कितना पढ़ेंगे आप? हम करें आप 4-6 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। 4-6 घंटे में अगर आप टाइम बांट के पढ़ेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भी प्रैक्टिस देंगे। और देखिए, आप 2 प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रयास कराएंगे डेली कराएं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, तो आप दोनों प्रैक्टिस सेट जो है आप कभी भी इसको देख सकते हैं, आपका इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। या आप खुद से प्रैक्टिस जरूर दीजिए। हम ये भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई अपना प्रैक्टिस सेट है उसको भी दीजिए। अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसको ज़रूर जो है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए, विश्वास करिए, आपसे अच्छा जो है कोई नहीं है। खुद पर विश्वास अगर आप रखेंगे तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम लोग रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट भी लेके मिलेंगे। इसी के साथ जो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।